कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, फिर से स्वागत है आपका जीके की डेली डोज में मेरे साथ। मैं अमित सर। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक भाग ब्रैकेट में जिला माहे, क्या नाम है, माहे, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है, केरल। देखिए, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अलग अलग 4 राज्यों में विस्तृत है। पुदुचेरी की अगर हम प्रशासनिक विभाजन देखें तो ये 4 जिलों में विभाजित है। माहे, दूसरा है करिकल, तीसरा है स्वयं पुदुचेरी और एक जिला इसका है यनम। और ये चारों जिले इसके 3 अलग अलग राज्यों में विस्तृत हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर की दृष्टि रहती है क्वेश्चन पूछने की और आपको फंसाने की। तो इसलिए मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए एक चित्र मैप के माध्यम से बनाया है। ये देखिए, मैंने आपको एक साउथ इंडिया का मैप बना के दिया है जिसमें 3 स्टेट दिखाए हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल में मैंने ऊपर दिखाया है माहे, क्या दिखाया है, माहे। दूसरा तमिलनाडु में दिखाया है पुदुचेरी, तमिलनाडु में क्या दिखाया है, पुदुचेरी। और तमिलनाडु में ही दिखाया है करिकल, क्या दिखाया है, करिकल। और यनम दिखाया है आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आप इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी अगर ये आपसे पूछ ले तो आप इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में, यानी नीचे की ओर, इस तरह से चलते हुए नीचे की ओर, तो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे उत्तर में है पुदुचेरी का कौन सा भाग, यनम है। उसके बाद उससे नीचे माहे है जो कि केरल में है। उसके बाद उसके नीचे पुदुचेरी है स्वयं। और सबसे दक्षिण में जो इसका जिला स्थित होगा वो करिकल होगा जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैंने सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है जीएस का टोटल विश्लेषण करना, क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना। तो उसी आधार पर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी शब्द जहाँ जाए तो सामान्यतः 2 बातें होती हैं कि वहाँ पर्वत रहेगा या नदी रहेगी। ठीक है, मतलब या तो नदी की घाटी होती है या पर्वत की घाटी होती है। तो ये जो नुब्रा है ये एक नदी है जो लद्दाख में बहती है। आंसर आप देख ही चुके हैं, लद्दाख। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, 4 इसमें ऑप्शन थे, जिसमें इसका सही आंसर है नुब्रा घाटी, लद्दाख में है। देखिए, लद्दाख में नुब्रा घाटी है, जास्कर घाटी है, मतलब जास्कर नदी बहती है, और श्योक नदी बहती है। श्योक की घाटी भी लद्दाख में ही है। लद्दाख में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, उसमें हम देख लेते हैं। तो नुब्रा घाटी तो हो ही गई। पेंगोंग झील विवादित झील है, भारत और चीन के मध्य है। पेंगोंग झील पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाइना ने कर रखा है, जो हमारे और उसके बीच में एक विवादास्पद जगह है। मरीरी झील, कारगिल घाटी भी आप जानते होंगे। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। श्योक घाटी, जैसा कि मैंने अभी कहा, जोजिला दर्रा, मैग्नेटिक हिल्स और खारदुंग ला दर्रा, ये सारे के जो पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, ये सारों का संबंध लद्दाख जिले से है। लेकिन जो अन्य 3 राज्य हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर, सिक्किम
और हिमाचल प्रदेश। तो हम इनके बारे में भी चर्चा जान कर लेते हैं, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं जो पर्यटन स्थल है वो स्टैटिक जीके का बड़ा हॉट लिस्टेड टॉपिक है। हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आते हैं। तो हम अगले जो राज्य हैं, हमारे अगले जो राज्य हैं, उनके भी पर्यटन स्थलों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। और मैंने यहाँ पर जो पर्यटन स्थल लेने का काम किया है वो उनको चूज़ किया है जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है आपको विलर दिख रहा हो। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य पर्यटन स्थल में लिया है मैंने पटनी टॉप, हरी पर्वत किला, नागिन झील, परी महल, मट्टन, मारतंड, अच्छाबल। ये सब वो जगह हैं जम्मू कश्मीर की जो पर्यटन के लिए जानी जाती हैं। अब देखिए, झीलें आप पढ़ते ही रहते हैं, मैंने अनावश्यक फैक्ट इसमें नहीं डाला है। जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं या जम्मू कश्मीर के जो और मंदिर हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है, वो जो आप जानते हैं जनरली, वो मैंने उसको बचाया है। तो आपके लिए सब ये नई चीज़ होनी चाहिए। सिक्किम में देख लेते हैं तो सोमो झील, नाथुला दर्रा, युमथांग घाटी, रूम टेक मठ, गुरु डोंगमार झील, चोलामू झील, थांगू घाटी। फिर से पढ़ दे रहा हूँ तो सोमो झील, नाथुला दर्रा, युमथांग घाटी, रूम टेक मठ, गुरु डोंगमार झील, चोलामू झील, थांगू घाटी। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पर्यटन स्थल मैंने यहाँ लिए हैं, जैसे कुफरी, चैडविक फॉल, दरान घाटी अभयारण्य, तारा देवी मंदिर, सोलंग घाटी, हिडिंबा मंदिर, खीर गंगा, बिजली महादेव मंदिर, फ्रेंडशिप पीक, सनसेट पीक, ज्वालामुखी मंदिर, त्रिउंड हिल, भगसू वाटरफॉल। तो ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको एक नज़र जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे के ही सारे मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा या केंद्र का कर्तव्य है। ऑप्शन में अनुच्छेद 353 है, 356 है, 358 है और 355 है। तो इसका राइट आंसर बॉक्स में 355 होगा। 355 में ही यह साफ साफ कहा गया है कि यदि भारत पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण होता है तो जो भारत संघ में शामिल राज्य हैं उनकी रक्षा करना केंद्र का ही कर्तव्य होगा, यानी केंद्र उनको अपने हालात पर नहीं छोड़ सकता। ठीक, लेकिन कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जैसे 53, 56, 58, ये क्या क्या कह रहे हैं, इन पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 56 आप सब जानते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राष्ट्रपति के पास यह खबर राज्यपाल पहुंचा दे, मतलब राज्यपाल इस चीज़ की सिफारिश कर दे, तो राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये बात कहता है 356 राष्ट्रपति शासन। 358 जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये बताता है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली आर्टिकल 19 के विषय में, अनुच्छेद 19 के विषय में। तो प्यारे बच्चों, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये आप पीछे भी देख रहे होंगे, ये आपको पहले से भी पता होगा। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात, अंदर की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 तभी स्वतः निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होगी।
आप सब जानते होंगे कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है अनुच्छेद 352 के अनुसार उसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 358 ये कहता है कि यदि सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपात लग गया भारत में तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अर्थात दूसरी भाषा में क्या कहेंगे हम, अनुच्छेद 19 तभी निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा या तो युद्ध के आधार पर की गई हो या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 358 समझ में आ गया होगा। 353, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब लागू हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा सिस्टम पर, राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, इन सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में बताता है अनुच्छेद 353। तो राष्ट्रीय आपातकाल आप जानते हैं संविधान के भाग 18 में है। 352 से लेकर 360 तक इनका प्रावधान है। जर्मनी से हमने ये प्रावधान ग्रहण किए हैं। ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में किसने लगातार छठी बार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि इंदौर हमेशा से सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ नगर पालिका, स्वच्छ नगर निगम है। और इसके अतिरिक्त जो और पॉइंट हैं कोलकाता, पुणे, गुरुग्राम, इनके बारे में भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है। कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, आप देख सकते हैं। देखिए, भारत की जो संस्था है जो क्राइम पर काम करती है, क्राइम के आधार पर आप इसे कह सकते हैं, है ना। सबसे सुरक्षित शहर मतलब किस आधार पर, क्राइम के आधार पर ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। पुणे भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है, मतलब जहां ओवरऑल महंगाई भी लिमिट में हो, लोगों के लिए रोजगार के व्यवसाय हों, रोजगार के अवसर हों, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, सफाई भी ठीक हो, पेयजल भी ठीक हो, मतलब ओवरऑल में अगर हम देखें कि भारत का सबसे अधिक अच्छा शहर जो रहने योग्य है वो कौन सा है, पुणे है। ठीक है। और गुरुग्राम के बारे में आप फैक्ट जानिए कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे आप इंग्लिश में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो 2015 में बना था, भारत के साथ साथ फ्रांस इसका संस्थापक राष्ट्र है, मतलब इन दोनों की अगुवाई में ISA का गठन हुआ था। ISA है क्या, अगर इस पर हम बात करें तो आप सब जानते होंगे कि यह जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उन दोनों के बीच में जितने भी देश हैं, यहाँ पर धूप बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे की स्थिति बता रहे हैं हम, नॉर्थ और साउथ की। और आप सब जानते हैं विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी चमकती हैं। तो ये जो संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि ये वाले जो देश हैं जो विषुवत रेखा के इर्द और गिर्द हैं, भारत भी उनमें से एक है, ये देश क्या काम करें, अपने यहाँ सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, सौर ऊर्जा का विकास करें। यही इस संगठन का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी, जिसे आप की कहते हैं, का प्रयोग MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+W, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+C। तो इसका सही आंसर क्या है, Ctrl+W। Ctrl+W
को ही वर्कबुक को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है विंडो 365 में या माइक्रोसॉफ्ट 365 में। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, इसके बारे में भी एक लाइन लिख दी है। ये क्लाउड संचालित उत्पादकता प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पर आपको उत्पादन से संबंधित बेहतरीन अनुभव देखने को मिलेंगे। आप इसकी फैमिली में जुड़िए जाके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा वर्जन है ये। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कीज़ हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कंप्यूटर आजकल सभी लोग चलाना जानते हैं, जैसे कंट्रोल जमा एक्स, तो क्रॉस समझिए इसको, फाइल को काटने के लिए। कंट्रोल जमा एल, एल मतलब लेफ़्ट, फाइल को लेफ़्ट ले जाने के लिए। कंट्रोल जमा सी जानते हैं कॉपी करने के लिए। तो ये सारी कीज़ हैं, मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से आज की जो हमारी ये जीके की डेली डोज थी वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो प्रयास है ये पसंद आ रहा होगा। बस मुझे थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि आप मुझे कमेंट्स ना करें, मुझे कोई किसी भी तरह का हाईलाइट ना करें, क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे ये वीडियो देखते हैं वो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ और नहीं मिलता यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है हम लोगों को भी कि हाँ भाई, जो हम मेहनत कर रहे हैं या जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरी अभी क्या कहते हैं शुरुआत है ये, और शुरुआत में मैं इस चीज़ पर काम नहीं कर रहा हूँ कि क्या कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है मुझे, क्या अच्छा बोल रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मेरे छात्र हैं या जिन तक मेरी ये मेहनत पहुँच रही है वो कम से कम इसको एक लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों से क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं जो और कल को बेहतर तरीके से आपके सामने इस विश्लेषण को प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।